क्या है हमारा एक्टिव पैसिव, जिसे हम वॉइस बोल देते हैं। वॉइस समझते हो? वॉइस टॉपिक सारे ही आएंगे पेपर में। दरअसल कुछ एक बच्चे ऐसे थोड़ी डिमांड थी कि वो टॉपिक पहले करवा दिए जाए। अगर आपने 15 मार्क्स अपने पूरे कंप्लीट करने हैं तो सारे टॉपिक करने पड़ेंगे। एक आधे टॉपिक के चक्कर में ना पड़े कि मैं एक टॉपिक कर लेता हूँ या दो कर लेता हूँ, मेरे 2 मार्क्स आ जाएंगे। 2 मार्क्स के लिए नहीं बैठे हम यहाँ पे, 15 मार्क्स के लिए बैठे। ठीक है, तो 15 मार्क्स हमने कैसे लेने हैं उसके लिए बात करते हैं, उसी टॉपिक के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो अगला टॉपिक है, पहले हमने टेंस कर लिया। टेंस पहले करना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि एक्टिव पैसिव नरेशन आर्टिकल ये सारे टेंस पे डिपेंड है। प्रैक्टिस सेंड कर रखी है मैंने, आपका कोई एक आधा दिन निकाल के प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो एक्टिव पैसिव टेंस के बाद ये टॉपिक करने जरूरी होते हैं। मतलब सबसे पहले जो टेंस एक ऐसा टॉपिक है जिसके बिहाफ पे ये सारे टिके होंगे। वो बात होती है ना कि मतलब एक ही कर लिया तो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि अगर आप टेंस क्लियर कर लेते हैं तो हमारी 48% इंग्लिश क्लियर हो जाती है। और ये 48% हमने क्योंकि इसके अंदर 48% टाइप के रूल्स होते हैं टेंस के अंदर, इसीलिए अपने को टेंस करने जरूरी है। ठीक है, कोई भी पेपर आप दोगे उसके अंदर सबसे पहले आपको यही करवाया जाएगा ताकि आगे के जो टॉपिक कर रहे हैं वो इजी हो जाए। उस इजी टॉपिक को करने के लिए अपने को टेंस करने पड़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा एक्टिव पैसिव, जिसको हम वॉइस बोल देते हैं। आपने इसके लिए जरूर सुना होगा कि इसको वॉइस बोलते हैं। अब बात यह आती है कि वॉइस क्या चीज होती है, वॉइस के ऊपर बात करते हैं। वॉइस के 2 पार्ट होते हैं, एक्टिव पैसिव। होता वॉइस है, इसको वॉइस ही बोला जाता है। इस वॉइस के 2 पार्ट होते हैं, एक एक्टिव पार्ट होता है, एक पैसिव पार्ट होता है। इतना हुआ। अब बात ये करते हैं वॉइस। वॉइस का मतलब क्या हो सकता है? वॉइस को क्या कहते हैं? क्या होती है वॉइस? वॉइस का मतलब क्या है? आवाज। वॉइस का मतलब क्या है? आवाज। आवाज मतलब कि आपके बोलने का तरीका, यही है। मतलब कि कौन से पर्सन ने कौन सी बात किस तरीके से बोली है, वो वॉइस कहलाती है। अब वॉइस के अंदर जो 2 पार्ट हुए, एक एक्टिव हो गया और एक पैसिव हो गया। आपने यस, एक्टिव का मीनिंग क्या होता है? एक्टिव, जो एक्टिव है प्रेजेंट टाइम में। हाँ जी, एक्टिव। एक्टिव का मीनिंग क्या है? एक्टिव अपने आप में क्या है कि किसी, जैसे सपोज मैं हूं, मैं एट प्रेजेंट अभी एक्टिव हूं और मैंने किसी को कोई बात बोली है कि ऐसे ऐसे करके कोई बात बोली है, मैंने वो बात बोली है, और जो बात बोली है वो मैंने ही खुद बोली है। मतलब मैंने उसको बात बोली है कि मतलब तुम्हें पढ़ना चाहिए, मैंने उसको बात बोली। अब इस बात को किसी और तरीके से भी तो बोला जा सकता है, क्योंकि हर एक बात के अलग अलग मीनिंग, अलग अलग तरीके होते हैं ना। क्योंकि आप अक्सर हर चीज देखते हैं कि हर बात के 2 मीनिंग होते हैं। कहीं ना कहीं अपने माइंड के अंदर ये बात आती है कि डबल मीनिंग वाली बातें करना, या डबल मीनिंग होना, या हर बात के 2 मीनिंग होना, या हर बात को 2 तरीके से कहना, 3 तरीके से कहना, 6 तरीके से कहना। ऐसा ही ना कि मतलब मैं, तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, अभी मैंने अब आपको एक्टिव कर दिया, मतलब एक्टिव तरीके से बोल दिया कि मैंने आपको बोल दिया कि तुम्हें पढ़ना चाहिए। अब इस बात को दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, तुम्हें मुझसे पढ़ना चाहिए। पढ़ा कौन रहा है? पर्सन तो एक ही है। मतलब पर्सन तो यहां पे एक ही है, उस बात को बोलने का जो तरीका है वो 2 तरीके से हो गया। मतलब एक तुम्हें पढ़ना चाहिए, ठीक है, और एक तुम्हें मुझसे पढ़ना चाहिए। पर्सन तो एक ही है ना यहाँ पे। जो पर्सन एक ही है यहाँ पे, तो वो अपने आप में एक्टिव है। जब ये किसी तरह से कोई काम करेगा, उस काम का इफेक्ट जो है वो पैसिव तरीके से पड़ेगा। ये कोई काम करेगा और इस काम का इफेक्ट पैसिव तरीके से पड़ेगा। पैसिव इनकम, इसके लिए आपने एक वर्ड और सुना होगा, पैसिव इनकम। क्या होता है ये पैसिव इनकम? एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम।
थोड़ा सा हटके बात करेंगे। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम क्या चीज होती है? ये आपको लाइफ के अंदर ये चीजें जरूर इंप्लीमेंट करनी चाहिए, एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, क्योंकि यही सब कुछ है जिंदगी में। एक्टिव इनकम कौन सी हो सकती है? जो है जो प्रेजेंट में है वो एक्टिव इनकम है। और पैसिव इनकम, पैसिव इनकम का मतलब होता है एक्टिव इनकम। जैसे कि मैं अभी रिसेंटली अगर मेरी बात करूं, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूं, यहां से मुझे सैलरी मिलती है, ये मेरी एक्टिव इनकम है। ये जो है ना, ये मेरी एक्टिव इनकम। यहां पे मैं पढ़ा रहा हूं, ये पैसिव इनकम है। वो पैसिव इनकम, इसके अलावा मुझे इनकम कहां से मिलेगी जो परमानेंट सारी उम्र आएगी? यूट्यूब से। जो यूट्यूब से इनकम आएगी वो पैसिव इनकम। एक तो मैं काम कर रहा हूं, एक्टिव तरीके से काम कर रहा हूं, उसकी मेरे को सैलरी मिल रही है, जो सैलरी मिल रही है वो एक्टिव इनकम है। और एक ही पर्सन जब दूसरा काम को किसी तरीके से कर रहा है, वो जो वो इनकम आ रही है वो पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। और आज के टाइम में, आज के दौर के अंदर कहते हैं खर्चे इतने बढ़ चुके हैं, तो अपने को पैसिव इनकम को पहले लेके चलना पड़ेगा। एक्टिव इनकम तो कोई बात नहीं, आप काम कर रहे हो, नो इशू, कोई स्कूल में लग जाएगा, कोई की शॉप में लग जाएगा, कोई ठीक है गवर्नमेंट जॉब लग जाएगा, वो तो एक्टिव इनकम हो गई। लेकिन ज्यादा ध्यान किसके ऊपर लगाना पड़ेगा? पैसिव इनकम के ऊपर। पैसिव इनकम मस्ट है आज के टाइम, और इतनी मस्ट हो चुकी है, कहते हैं कि आजकल अगर बच्चों का छोटा सा खिलौना भी लेने चले जाओ तो भी 500-700 रुपए का। वो छोटी सी बात है ये। आजकल बच्चे डिमांड भी, मेरे को थार गाड़ी चाहिए। वो बेटा 3 साल गया, वो अभी उसको पता है कि ये थार गाड़ी है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आज के जो बच्चे हैं वो शार्प हो चुके हैं। और आप समझ सकते हो कि आज के बच्चे इतने शार्प हो चुके हैं, आने वाले बच्चे कितने शार्प होंगे। तो इसलिए मतलब पैसिव इनकम के ऊपर दौड़ लगानी होगी, जिससे हमारी आने वाली पीढ़ियां, वो कहते हैं कि 7 पीढ़ियां अच्छे ढंग से बैठ के खा सके। तो ऐसे एक जोक था, कहते कि तू काम क्यों नहीं करता? कहता मैं, मतलब मेरी 7 पीढ़ियां थी, वो इतना काम करेगी थी मैं बैठ के खा सकूं। तो कहते तेरे पास क्यों नहीं है? कहता मैं 8वीं पीढ़ी हूं। तो 8वीं पीढ़ी के पास कुछ नहीं है। हम 8वीं पीढ़ी वाले हैं। इसमें एक ट्रिक आएगी, उस ट्रिक से हमें यह पता चलेगा कि एक्टिव टू पैसिव को हम विद इन सेकेंड कैसे उसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्योंकि रीजन यह है कि पेपर में इतना टाइम नहीं होता। क्योंकि आप ये समझो कि एक सेंटेंस को करने के लिए हो सकता है मिनिमम आपको 1 मिनट मिले। 100 हो गए, 100 सेंटेंस, 150, आई थिंक 150 का पेपर होता है, तो 150 का 100 मिनट मिलते हैं, 2.5 घंटे मिलते हैं। 2.5 घंटे मतलब कितने हो गए? 150 मिनट हो गए। अच्छा, 150 मिनट यानी कि 1 मिनट का एक सम हो गया, ऐसे ही है? ठीक है, 150 मिनट यानी कि ये समझो कि एक सम को करने के लिए 1 मिनट ही मिलेगा। इसलिए अपने को ट्रिक्स इंप्लीमेंट इसलिए अपने को ट्रिक्स इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी सारी के सारी। एक बार इसके रूल समझ लीजिए। हाँ जी। इन एक्टिव वॉइस द सेंटेंस, एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंस होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? सबसे पहले उसके अंदर आपको बंद कर, बंद कर, बंद कर दो, बंद कर। एक्टिव वॉइस के अंदर एक बार इसके रूल को थोड़ा ध्यान से समझे।
हाँ जी, एक्टिव वॉइस के अंदर जो सेंटेंस होता है वो सब्जेक्ट से शुरू होता है। इसके अंदर तीन चीज हमेशा मिलेगी आपको, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्योंकि जब तक ये चीज कंप्लीट नहीं होगी एक सेंटेंस कभी अपने आप में कंप्लीट नहीं होता। एक सब्जेक्ट होना चाहिए, वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अब एक्टिव के अंदर, एक्टिव का मतलब कि जो बात एक प्रॉपर वे में बोली गई है उसमें स्टार्टिंग कहां से होती है, उसकी स्टार्टिंग सबसे पहले उसमें एक सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद एक एक्शन होगा, एक्शन का मतलब कि वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट मतलब कि किसने ये काम, किसके द्वारा ये काम किया गया या किस चीज के ऊपर काम किया, वो ऑब्जेक्ट होगा। और इन द एंड ऑफ द सेंटेंस एट इज द एक्ट अपॉन द सब्जेक्ट इज द डोयर। जो डोयर का मीनिंग होता है, जो ये सब्जेक्ट होता है इसका आधिकारिक रूप होता है। आधिकारिक, आधिकारिक का मतलब होता है कि सब्जेक्ट ही, मतलब सब्जेक्ट के द्वारा, यानी कि जो काम किया गया सब्जेक्ट ने किया ना, तो सब्जेक्ट के द्वारा अगर कोई काम किया जाता है तो वो डोयर कहलाता है। मतलब जो सब्जेक्ट है वो डोयर है। अगर यहां पे इसको सब्जेक्ट बोल सकते हैं या उसको डोयर बोल सकते हैं। इन द ऑफ द एक्शन, यानी कि जो डोयर है, यानी कि जो सब्जेक्ट है, उसने जो काम किया है, उसने जो बोला है या किया या कुछ किया है। द स्ट्रक्चर ऑफ द एक्टिव वॉइस इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर, यानी कि जिससे ये सेंटेंस चेंज होगा, वो ये है। एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ही राइट्स अ लेटर। अब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, ही हो गया, उसके बाद वर्ब्स हो गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, यानी कि उसने किसके ऊपर काम किया, यानी कि सब्जेक्ट ने किसके ऊपर काम किया और क्या किया। सब्जेक्ट ने किसके ऊपर काम किया और क्या किया, यानी कि सब्जेक्ट ने क्या किया, क्या लिखा, लेटर, यानी कि सब्जेक्ट ने एक लेटर लिखा। इस तरह से सेंटेंस नॉर्मल आया, अभी चेंज नहीं कर रहे हैं। ये तो था एक्टिव का सेंटेंस, मतलब कि एक्टिव के अंदर जो सेंटेंस होता है वो इस तरह से बन के आता है। अब पैसिव वाला देखते हैं। पैसिव वाला है इसके अंदर, when the subject is receiver of an action, for an example flowers are loved by her। एक्टिव के अंदर हमारे पास एक सेंटेंस था क्या, she loves flowers। अब इसको जब हमने पैसिव में चेंज किया तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो सब ऑब्जेक्ट है वो किस में चला जाएगा, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के बाद हमने देखना है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद जो सब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ये पैसिव वॉइस की फॉर्म है। आ गया ना, लग तो गया। मैंने एक बार वैसे वर्ब लिख दी ना, वो सारी उसमें क्लियर हो गई, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब लगेगी ना, तो वो सेकंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में चेंज होगी, वो आगे एक बार बताएंगे। एक बार हम स्ट्रक्चर को क्लियर कर रहे, ठीक है। तो कहते हैं कि जो पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस के अंदर हमने इस चीज को देखना है कि मतलब वो किस तरह से चेंज हो रही है। चेंज होने का मतलब जो सब्जेक्ट है वो ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट में चला जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में चला गया जब उसको पैसिव में चेंज कर रहे हैं, यानी कि सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। इतना हुआ। अगर सब्जेक्ट जो है वो यहां पर ही, शी, इट, नेम कोई भी आ गया, तो फिर उसके बाद यहां पे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखनी यहां पे कौन सी वर्ब लगेगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि सब्जेक्ट से ही वो सेंटेंस क्लियर होगा कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है। फिर उसके बाद जो मेन वर्ब का यूज किया जाएगा, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। मतलब इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है। अब स्ट्रक्चर सारे क्लियर होंगे आगे वन बाय वन, सब हर एक चीज मैंने इसमें प्रॉपर मेंशन की हुई है। सबसे पहले हमारे पास ये टोटल जो टेंस होते हैं, टोटल टेंस कितने होते हैं, हाँ जी 16, हाँ जी 12। जो टोटल टेंस होते हैं वो 12 होते हैं, एक में 4 होते हैं ना, एक में 4 हो गए, तो वैसे 48 होते हैं सारे के सारे,
एक में 4 हो गए तो 3 हो गए ना, प्रेजेंट में 4, पास्ट में 4 और फ्यूचर में 4, टोटल कितने हो गए? 12 हो गए ना। तो 12 के अंदर हमारे पास 8 सेंटेंस चेंज हो सकते हैं, 4 नो चेंज होते हैं। यानी कि टेंस टॉपिक करना इसलिए नीडेबल में था कि उसके अकॉर्डिंग हम नरेशन और वॉइस को चेंज कर सकते, इसलिए। तो यानी कि सबसे पहले हमारे पास ये सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर बना हुआ है। सिंपल प्रेजेंट के स्ट्रक्चर को हम किस तरह से देखेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। ये सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास किस तरह से सेंटेंस आएगा और किस तरह से वो चेंज होगा। एक बार आपको सिर्फ और सिर्फ इनके स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना पड़ेगा, यानी कि अगर स्ट्रक्चर याद हो गए तो ऑटोमेटिकली सेंटेंस चेंज होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, इसको आप नोट करना है, नोट कर लेना। ये पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, आराम से आप अपना देख लेना, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहले ये सिंपल प्रेजेंट में हमारे पास जो सेंटेंस होता है वो सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ एस या इस भी लगता है। अगर सब्जेक्ट यहां पे ही शी है तो ही शी, इट, नेम, तो इनके साथ एस या एस भी लग सकता है। अब ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा इस तरीके से चेंज होगा, ये तरीका हो गया। जो ऑब्जेक्ट है, जब हम एक्टिव को पैसिव में चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद देखना हमने इज का यूज होगा, एम का यूज होगा या आर का यूज होगा। अभी इसमें इज एम आर को हम क्लियर करते हैं कि इज किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। जो आई है, अगर सब्जेक्ट के अंदर आई आ जाता है तो इसके साथ एम लगेगा। अगर वी आ जाता है तो आर, वेरी गुड। यू आ जाता है तो आर, ही आ जाता है तो इज, वेरी गुड। ही आता है तो इज, दे आर, इट, वेरी गुड। नेम इज, मतलब वही सब्जेक्ट आ गए। सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लग रही है, वो हेल्पिंग वर्ब मैंने यहां पर सामने मेंशन कर दी। फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि मेन वर्ब। यहां पे मेन वर्ब का मतलब जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी वही थर्ड में चेंज होगी एवरी टाइम। मतलब जब भी हम एक्टिव टू पैसिव बनाएंगे हमेशा हर बार अपने को क्या मिलेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म में, चाहे उसमें फर्स्ट फॉर्म आए, चाहे उसमें सेकंड फॉर्म आए, चाहे उसमें थर्ड फॉर्म आए, लेकिन वो चेंज हर बार किस में होगी, थर्ड फॉर्म में होगी। ये चीज ध्यान दे, मतलब जैसा एक्टिव वैसा ही पैसिव, जैसा एक्टिव वैसा ही पैसिव। ये एक्टिव टू पैसिव बनाने का सबसे अच्छा रूल है। मतलब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ है तो क्वेश्चन मार्क ही बनेगा। अगर इसमें किसी तरह से कुछ मतलब पुराने टाइम की बात की गई है, पास्ट की बात की गई, तो पास्ट में ही चेंज हो। नरेशन में होता है कि प्रेजेंट चेंज इनटू पास्ट, लेकिन एक्टिव पैसिव के अंदर जैसा एक्टिव वैसा ही पैसिव अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, क्योंकि इसने काम किया, इसके द्वारा काम किया गया, यानी कि उसने काम किया और इसके द्वारा काम किया गया। तो एक्टिव टू पैसिव, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। ये इज एम आर, इज एम आर इस तरह से हमने चेंज कर लिए। फिर उसके बाद देखते हैं कि उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म चेंज इनटू वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर उसके बाद बाय, बाय हम हर बार क्यों यूज करते हैं, क्योंकि उसके द्वारा काम किया गया, उसके द्वारा काम किया गया, इसीलिए बाय लगा दिया। बाय के बाद सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, यानी कि जो सब्जेक्ट था अब वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है। ऑब्जेक्ट क्या है, अगर सब्जेक्ट में आई आ गया तो चेंज इनटू मी, अगर सब्जेक्ट में वी आ गया तो चेंज इनटू अस, अगर यू आया तो यू का यू, और ही का हिम, शी हर, दे देम, इट इट, नेम नेम यानी किसी का नाम। सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, साथ में इसके ऑब्जेक्ट भी लिखो, क्योंकि सिंपल में आपसे पुट किया जाएगा। सिंपल सिंपल एक बार बताया हूं मैं, टिपिकलिटी में जाने की नीड नहीं। ओके हुआ। 8 के 8 स्ट्रक्चर है, ऐसे सेम टू सेम इसमें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं एक बार। प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सेकंड वाला स्ट्रक्चर। सिंपल पास्ट के अंदर हमारे पास सेम टू सेम सब्जेक्ट, पास्ट के अंदर हमेशा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म ही मिलेगी। पास्ट सेंटेंस या पास्ट टेंस का मतलब यही होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म।
अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं मिल गई तो इसका मतलब ये समझ लीजिए कि ये पास्ट की बात कर रहे हैं। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और चेंज इनटू सब्जेक्ट, चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं आती है तो वो चेंज इनटू वॉज वर, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ गई तो वो किस में चेंज होगी, वो वॉज और वर्ब में चेंज होगी, या वॉज लगेगा या वर लगे। अब वॉज किसके साथ लगेगा और वर किसके साथ लगेगा, आई के साथ वॉज, वी के साथ वर, यू के साथ वर, शी के साथ वॉज, दे के साथ वर, इट के साथ वॉज, आगे क्या, ही के साथ वॉज और नेम के साथ वॉज, ये आ गए। यानी कि वॉज और वर, फिर उसके बाद सेम टू सेम वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद बाय, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यानी चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। आई चेंज इनटू मी, वी चेंज इनटू अस, यू चेंज इनटू यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, इट, नेम, नेम। ये था सब सेकंड सिंपल फ्यूचर। थर्ड वाला है सिंपल फ्यूचर, यानी कि फ्यूचर का अगर सेंटेंस आ जाता है तो वो किस में चेंज होगा, सेम टू सेम उस, ये होंगे सारे के सारे सेम टू सेम चेंज ही, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ जो चेंज हो रहा है वो वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज हो रही है और बाय लग रहा है, और उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं वो लग रही है। जैसे कि सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ विल, विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये सिंपल फ्यूचर का स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा चेंज इनटू सेम टू सेम वही, विल के साथ बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। बस स्ट्रक्चर वही रहेंगे सारे, जो चेंजिंग सिस्टम है सारा का सारा वही रहेगा। सिर्फ और सिर्फ एक बार हमने इसके स्ट्रक्चर को रीड आउट करना, स्ट्रक्चर को रीड आउट करने के बाद सेंटेंस कैसे चेंज होंगे अभी आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की एक ट्रिक होती है। कंटिन्यूअस की ट्रिक क्या होती है, चार सेंटेंस आएंगे, चार सेंटेंस के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ वो ऑप्शन दिए होंगे ना। जैसे एक सेंटेंस आ गया, आई एम राइटिंग अ लेटर। अगर सेंटेंस में कहीं भी आपको वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ये वर्ब की वर्ब फोर्थ का मतलब क्या है, आईएनजी, वेरी गुड। जैसे मान लीजिए गो, वेंट, गोन, गोइंग और गोज, ये पांचवी फॉर्म होती है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये पांच वर्ब्स की फॉर्म यूज की जाती हैं। वैसे तीन होती हैं, वैसे तीन, फर्स्ट सेकंड थर्ड यूज की जाती हैं। जब उसके साथ आईएनजी या ईएस लग जाता है तो पांच बन जाती है। आईएनजी लग गया तो वो चौथे वाली है, अगर ईएस लगा तो वो पांचवें वाली। ये वर्ब की पांच फॉर्म होगी। यहां पे फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया, इसका मतलब आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज हो रहा है, ये वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो गई। ऐसे अगर सेंटेंस में कहीं भी अपने को किसी भी तरीके से आईएनजी वाला या कंटिन्यूअस वाला सेंटेंस मिल जाए, कंटिन्यूअस की स्पेलिंग चेक कर सकते हैं एक बार। अगर कंटिन्यूअस वाला अपने को सेंटेंस मिल जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही पहचान करनी है, क्या, बस सेंटेंस को ओके कर देना, बात ही खत्म। ये क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा, मैं वही बता रहा हूं ना कि हमारे पास 1 मिनट है, 1 मिनट में हम पढ़ेंगे या सोचेंगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे कि पढ़ने या पढ़ने के बाद उसको सॉर्ट आउट करे जा रहे तो टाइम वेस्ट होगा। कंटिन्यूअस का सेंटेंस पेपर में आता है, 2 सेंटेंस पेपर में आते हैं कंटिन्यूअस के, और कंटिन्यूअस के अंदर ये स्ट्रक्चर हो गया, सब्जेक्ट प्लस इजएमआर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अगर ये वाला स्ट्रक्चर आ गया तो इसमें इसको चेंज होगा, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद इजएमआर, फिर उसके बाद बीइंग। अगर सेंटेंस के अंदर अपने को कहीं भी बीइंग मिल गया तो उसके ऊपर आंखें बंद करके टिक कर देना, आपका सेंटेंस हो, बीइंग लगेगा, मतलब पहचान है ये सेंटेंस की। इज एम आर आ जाए तो मतलब उसके अंदर क्या मिलेगा अपने को, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मिलेगा, और वो आगे वाला जो आंसर हमने करना होगा बीइंग लगा के आंसर क्लियर करना, बीइंग। ओके हुआ। बाकी सेम टू सेम वही, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, किसके साथ क्या लगेगा, किसके साथ क्या लगेगा।
प्रेजेंट कंटिन्यूस, अच्छा हो गया। पास्ट कंटिन्यूस, सिर्फ और सिर्फ बीइंग लगा, चाहे वो कंटिन्यूस का आपको कहीं भी मिल जाए, किसी भी तरीके से बस बीइंग लगा के सेंटेंस को क्लियर कर। ठीक है, 5 हो गए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, कोई नहीं, आप आराम से नोट कर लेना। और प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट अगर सेंटेंस अपने को मिल जाता है तो प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर हैज है वो कंफर्म करता है, और हैज है उसे अपने को ये देखना होगा किसके साथ हैज लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा। ये हमारा स्ट्रक्चर है, हैज, हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी लगी हुई है तो सर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाने की नीड है, चाहे वर्ब की यहां फर्स्ट फॉर्म आए, चाहे सेकंड फॉर्म आए, चाहे थर्ड फॉर्म आए, चाहे फोर्थ फॉर्म आए, चाहे फिफ्थ फॉर्म आए, वो सब्जेक्टिव में, एक्टिव में, यहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी, चाहे यहां पे फर्स्ट आए, सेकंड आए, थर्ड आए, फोर्थ आए, फिफ्थ आए, यहां पर थर्ड ही आएगी। सब्जेक्ट, उसके बाद हैज, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट चेंज इनटू सब्जेक्ट, हैज, हैव। इसके बाद सिर्फ और सिर्फ हमने बीन लगाना है। अगर बीन वाला सेंटेंस दिखा तो टिक कर देना और आगे बढ़ देना। ये छोटी छोटी ट्रिक्स है, छोटी छोटी ट्रिक्स से सेंटेंस को पहचाना जा सकता है, क्योंकि ऑन द टाइम कभी कभार ऐसे होता है कि सेंटेंस या उसका स्ट्रक्चर दिमाग में ना आए, या कभी कभार ऐसा लगता है कि मुझे याद नहीं आ रहा, फिर हम इधर उधर देखने की बजाय, क्योंकि जो ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी, जो पूछने वाला होगा सिर्फ और सिर्फ, जैसे वो कहते हैं घुमा के पूछना, सेंटेंस वही होते हैं, सिर्फ उसका तरीका अलग हो जाता है। मतलब वो कहीं ना कहीं इस तरह के 2 सेंटेंस लिख देगा, 2 सेंटेंस के अंदर एक ये देगा कि एक तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और एक वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। अब सेकंड फॉर्म तो अपने को पता कभी आएगी नहीं, आएगी तो थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म के ऊपर टिक करते हैं। पास्ट परफेक्ट, हैड और बीन, हैड आ गया, उसके बाद बीन आ, मतलब बीन लगाते ही सेंटेंस क्लियर होता है पैसिव के अंदर। और फिर उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव लिखा होगा, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ बीन लग जाए। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ एक्टिव टू पैसिव के अंदर ये फॉर्मूलेज हैं। इस फॉर्मूले से हम जिसको एक्टिव टू पैसिव बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमने बीइंग और बीन, सिर्फ ये 2 याद करने। बीइंग याद करना है प्रेजेंट के अंदर, यानी कि आईएनजी वाला अगर सेंटेंस आ गया तो बीइंग लगा के उसको पैसिव में चेंज कर लेना है। हैज हैव हैड वाला आ गया तो बीन लगा, सिर्फ ये 2 चीजें याद करनी। बीन, क्योंकि वो हैव आया वो उसके ऊपर, हैव आया वो तो उसके बाद बीन लगेगा। बीइंग और बीन, 2 ये चीज, 2 वर्ड याद करने होते हैं, इससे एक्टिव टू पैसिव हमारे चेंज होने शुरू हो जाते हैं। अब वो वाले 4 सेंटेंस जो चेंज नहीं हो सकते, ये है वो मेन 4 सेंटेंस। अगर इसमें कोई सेंटेंस आ गया तो वो नो चेंज कहलाएगा। नो चेंज, ये 4 सेंटेंस आपको प्रॉपर एक बार याद करने पड़ेंगे। पहला फ्यूचर कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये तीनों कंटिन्यूस वाले हैं, परफेक्ट कंटिन्यूस, ये नो चेंज कहलाते। अगर इस स्ट्रक्चर के अंदर कभी कोई सेंटेंस आ गया वो नो चेंज कहलाएगा। नो चेंज मतलब कि उसमें चेंज नहीं किया जा सकता। हाँ ठीक है, रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया जा सकता है, लेकिन पॉसिबिलिटी नहीं बन पाती, वो सेंटेंस क्लियर नहीं हो पाता। जैसे कि मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, he is going to market, change it। दो सेंटेंस लिखे हैं मैंने सामने, ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू होम। इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए। दोनों सेंटेंस कौन से हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्या? हाँ, कंटिन्यूस, वेरी गुड, चेंज कीजिए।
इसको चेंज करना है, एक्टिव टू पैसिव बनाना है इसको। अगर इसको चेंज कर दिया तो आज के आप स्टूडेंट ऑफ द डे हो। मार्केट। ही इज गोइंग टू मार्केट, शी इज गोइंग टू होम। मीनिंगलेस है। चेंज नहीं हो रहा। वेरी गुड। यानी कि मार्केट इज बीइंग गोइंग टू गोन टू गोन बाय हर, गोन बाय हर। शी इज गोइंग टू मार्केट टू होम, होम इज बीइंग गोन बाय हर। वाक्य मीनिंगलेस हो। चलिए, तो कभी भी दूसरा ये सेंटेंस, एक और शॉर्टकट ट्रिक्स जिसे हम कह सकते हैं नो चेंज। कैसे? जब कभी भी ऑब्जेक्ट से पहले टू प्रीपोजिशन आ गई तो ये नो चेंज होगा। शॉर्टकट ट्रिक्स याद करने का सबसे अच्छा तरीका, सेंटेंस चेंज ही नहीं होगा, चाहे जितना मर्जी लगे रहना। और फंसाने, वही बता रहा हूं, पेपर ने उसने तो आपको फंसाने वाले काम करने हैं ना। मतलब ऐसे क्वेश्चन पेपर में रखने हैं जो आप उसके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करते रहो, और वो टाइम वेस्ट करते रह जाओगे, सेंटेंस चेंज नहीं होगा। जब कभी भी इस तरह का कोई सेंटेंस आ जाए, बस ये देख लेना टू आना चाहिए प्रीपोजिशन। टू प्रीपोजिशन मिल गई, उसके बाद कुछ मर्जी आ जाए, वो सेंटेंस नो चेंज है, बात ही खत्म। जिस तरह से ये 4 सेंटेंस नो चेंज है, उसी तरह से ये प्रीपोजिशन वाला सेंटेंस भी नो चेंज कहलाता है, जो कभी चेंज नहीं हो सकता। ये थे इसके 8 रूल्स और 4 नो चेंज। कल इसकी प्रैक्टिस करते हैं।